वेल स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि वैद्युत अपघटन विलयन के बारे में जाना था। आज हम लोग वैद्युत अपघट्य विलयन के प्रकार को जानेंगे। जैसे वैद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता के आधार पर उसे दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग सबल वैद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम लोग दुर्बल अपघट्य विलयन कहते हैं। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम लोग सेल के अंदर यानी बैटरी के अंदर किस तरह के विलयन का उपयोग करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विद्युत किस तरह से प्रवाहित होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाते हैं। मतलब कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में तो 100% उसके आयंस डिसोसिएट कर जाते हैं यानी टूट जाते हैं और टूट के विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने देखा था सोडियम क्लोराइड विलयन को, यानी कि सॉल्ट का जो भी सॉल्यूशन होगा, यानी कि आप लवण के जितने भी विलयंस के बारे में बात करें, जितने भी विलयन के बारे में बात करेंगे, वो सारे के सारे विलयन सबल वैद्युत अपघटन विलयन होते हैं, अपघट्य विलयन होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जबकि जो दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं, इन सबों के बारे में अगर बात करें तो उसमें अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उनके आयन जो हैं वो बहुत कम मात्रा में टूट पाते हैं। यानी कि जो पदार्थ है, दुर्बल क्षार है या दुर्बल अम्ल है, वह बहुत ही कम मात्रा में अपने आयनों में टूट पाता है, जिसकी वजह से वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में कम मदद कर पाता है। इसलिए उसे हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या फिर दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। तो आगे आने वाले समय में जैसे कुलरॉस का लॉ पढ़ेंगे, कुलरॉस का नियम, उसमें उन्होंने बताया है कि जब हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत विलयन का निर्माण करते हैं तो उसमें उपस्थित जितने भी आयन होते हैं, पदार्थ के आयन, वो सारे के सारे आयन जो है वो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं। तो इसको आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को। लेकिन हम पहले ये जाने कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि सबल वैद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग वैद्युत अपघट्य विलयन को दो भागों में विभाजित करते हैं। चलिए, ये तो हो गया आपका वैद्युत अपघट्य विलयन यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हमने दो भागों में विभक्त कर दिया है। पहला है सबल वैद्युत अपघट्य विलयन, इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और दूसरा आपके पास आता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो देखिए, दूसरा आ गया आपके पास दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन, इसको कहेंगे वीक चलिए, तो हमने क्या किया कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के आधार पे हमने विलयन को, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को दो भागों में विभक्त कर दिया।
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और दूसरा हो गया हम लोगों का क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यानी कि प्रबल या सबल वैद्युत अपघट्य विलयन किसे कहते हैं। देखिए तो हमने क्या लिखा, वैसा विलयन जिसमें उपस्थित यौगिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूरी तरह से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं, उस तरह के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अपघट्य विलयन कहेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आपको दिखाएं तो उदाहरण स्वरूप हो जाएगा क्या, आपके पास NaCl, CuSO4, FeSO4 और अगर बात करें तो आपके पास NaOH हो जाएगा, HCl हो जाएगा और H2SO4 हो जाएगा एक्सेट्रा। यानी कि ये आपके क्या हो गए, सबल वैद्युत अपघट्य विलयन यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और उसके उदाहरण हो गए NaCl, CuSO4, FeSO4, NaOH, HCl, H2SO4 एक्सेट्रा। अब दूसरा यहाँ पे हम ले रहे हैं दुर्बल। तो देखिए दूसरा हमने लिया दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन जिसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और इसे अगर हम लोग परिभाषित करेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे, तो देखिए हमने क्या लिखा कि वैसे विलयन जिसमें उपस्थित यौगिक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आंशिक रूप से अपने आयनों में विभक्त होते हैं और विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य विलयन कहते हैं। अगर इसकी उदाहरण की बात करें
तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। इन सबों की बात करें, या फिर दुर्बल लवण भी हो सकता है आपका। लवण को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे, एक सबल लवण और एक दुर्बल लवण। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के स्वरूप हम लिख सकते हैं NH4OH CH3 COOH, और चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं CH3 COONA, और अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं NH4 CO3 इत्यादि। तो ये हो गए आपके क्या, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल लवण, ये सारे क्या हो गए आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको आप लोग क्या करेंगे कि अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। अब इसके आगे की बात करेंगे। चलिए, तो ये तो बातें हो गई वैद्युत अपघट्य विलयन की। अब इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं वैद्युत अनपघट्य विलयन की, जिसको भी कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो चलिए, अगला टर्म हमारे पास है वैद्युत अनपघट्य विलयन। तो देखिए, वैद्युत अनपघट्य विलयन किसे कहेंगे कि वैसा विलयन जिसमें जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वो अपने आयनों में विभक्त नहीं होता है, जिसकी वजह से वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत धारा को खुद से होकर प्रवाहित नहीं करने देगा। उस तरह के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत अनपघट्य विलयन कहेंगे। तो वैद्युत अनपघट्य विलयन के उदाहरण को पहले आप देखते हैं, उसके बाद परिभाषित करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए कि एक बर्तन हमने लिया है, उस बर्तन में हमने इलेक्ट्रोड को जोड़ा है। इलेक्ट्रोड को परिभाषित कर देंगे। अभी आपको पहले से बता दें हम कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो धातु का बना या फिर किसी भी पदार्थ का बना हुआ भाग जो विद्युत धारा को प्रवाहित होने में मदद करता है, जिसे हम बैटरी में उपयोग करते हैं, उस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड का प्रकृति जो है वो निर्भर किसके ऊपर करता है कि उस पर किस तरह का इलेक्ट्रोड का प्रकृति निर्भर करता है उस पर किस तरह का आयन जो है वो आकर्षित होता है। उसके आधार पर इलेक्ट्रोड की प्रकृति को हम लोग क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि बैटरी के जिस भाग से कोई भी इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ होता है उसकी प्रकृति उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर धन भाग से जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होती है, ऋण भाग से जुड़ा हुआ है तो उसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। लेकिन आप यहाँ पे पढ़ेंगे, जब आप आगे पढ़ेंगे, दो तरह के सेल के बारे में पढ़ेंगे। एक आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा और दूसरा गैल्वेनिक सेल होगा। तो गैल्वेनिक सेल में आप ये देखेंगे कि बैटरी के धनात्मक भाग से जुड़े हुए जो सेल होते हैं, जिसको आप एनोड करते हैं, वो ऋणात्मक हो जाता है, जबकि कैथोड इसमें धनात्मक हो जाता है। तो कैसे ऐसा होता है उसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि धातु यानी मेटल्स और किसी भी दूसरे पदार्थ का बना हुआ वह पदार्थ जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है और उसका उपयोग जब हम बैटरी के अंदर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था ये पेंसिल बैटरी, इस पेंसिल बैटरी को जब आप खोलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर वाला जो ये कैप है, इस कैप से एक काले रंग का पदार्थ जो है वो जुड़ा हुआ है नीचे तक।
तो वो क्या करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है, जो कि ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ग्रेफाइट का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जैसे पेंसिल आप लोग जो उपयोग करते हैं, उस पेंसिल के अंदर जो लीड होता है जिससे आप लिखते हैं काले रंग का, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो उसी तरह से ग्रेफाइट का एक रॉड लगा हुआ होता है और उसी को इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में यूज किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, वैद्युत अनपघट्य विलयन के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हमने क्या किया है, बैटरी के दो भागों से जोड़ा है, एक आपका धनात्मक भाग और दूसरा आपका ऋणात्मक भाग। और इससे जोड़ने के बाद हमने क्या किया है, इसमें एक विलयन लिया है और उस विलयन के रूप में हम लोगों ने क्या लिया है कि इसमें चीनी का घोल लिया है, चीनी का घोल लिया। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बल्ब को जोड़ दिया है इससे। देखिए एक बल्ब को जोड़ दिया है। अब यहाँ पे देखिए विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। विद्युत धारा हमें पता है कि धनात्मक भाग से ऋणात्मक भाग की ओर चलेगा। ये यहाँ पे क्या हो गया, विद्युत धारा आ गया आपका यहाँ तक इस इलेक्ट्रोड के पास। और इसे हमने नाम दिया था क्या, एनोड, और इसे हमने नाम दिया कैथोड। क्यों, अभी हम आपको बताएंगे कि इसको एनोड क्यों कहते हैं और इसको कैथोड क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, विद्युत धारा यहाँ से यानी कि बैटरी के धनात्मक भाग से होते हुए जब ये एनोड तक पहुंचता है तो एनोड और कैथोड के बीच में एक विलयन है जो कि इसे दो भागों में बांट रहा है। जब ये विद्युत धारा यहाँ तक पहुंचती है तो चीनी का जो घोल है वो अपने आयनों में नहीं टूटता है। और हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब विलयन अपने आयनों में विभक्त होगा, आयनों में टूटेगा और वो विद्युत धारा को कंडक्ट करने में यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करेगा। परंतु यहाँ पे क्या है कि चीनी अपने आयनों में नहीं टूटता है। चीनी का अगर सूत्र देखें तो C12H22O11, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, यानी कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। और सामान्यतः ये देखा जाता है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं वो सामान्यतः अपने आयनों में नहीं विभक्त होते हैं और अपने आयनों में नहीं विभक्त होने के कारण वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते, यानी कि हमारा ये बल्ब नहीं जल पाएगा। तो यानी कि अगर आप विलयन के रूप में यहाँ चीनी ले रहे हैं तो चीनी लेने के कारण ये आपका बल्ब नहीं जल रहा है, जो ये दर्शा रहा है कि ये जो विलयन लिया गया है वो कैसा विलयन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या विद्युत अनपघट्य विलयन। तो इसलिए हम लोग इसको परिभाषित करते हैं कि वैसा विलयन तो देखिए हमने क्या लिखा, वैसा विलयन जिसमें उपस्थित यौगिक जलीय अवस्था में या फिर द्रवित अवस्था में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करता है यानी विद्युत का कुचालक होता है, उसे हम वैद्युत अनपघट्य विलयन कहते हैं। तो उदाहरण के तौर पे जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे कि आप चीनी लिए,
तेल, आपके यहाँ तेल होगा, सरसों का तेल होगा, किरासन तेल होगा, या फिर आप बात करें डीजल होगा, पेट्रोल होगा, केरोसिन होगा, या फिर बात करें कार्बनिक यौगिक जैसे बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये सारे एल्कोहल है, ये सारे जो पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो कि अपने आयनों में नहीं विभक्त होते हैं और वो विद्युत धारा को क्या करते हैं, प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका हो गया वैद्युत अनुघट्ट विलयन। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद इसके आगे बताएंगे हम आपको, नोट कीजिए। चलिए अब आगे हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें तो हमने पहले भी बताया कि किसी भी बैटरी या फिर सेल में उपयोग आने वाले ऐसे पदार्थ जो कि विद्युत धारा को प्रवाहित करने में मदद करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड को। तो देखिए बैटरी या सेल में उपयोग आने वाले वैसे पदार्थ जो धातु के बने हों या ग्रेफाइट के बने हों या फिर कुछ किसी भी दूसरे ऐसे पदार्थ के बने हों जो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में बैटरी के अंदर मदद करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड की प्रकृति की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोड को दो भागों में हम लोग यहाँ बांट देते हैं। एक आपका हो जाएगा कौन सा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो ध्यान दीजिए हमने इलेक्ट्रोड को दो भागों में बांटा है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देखिए ये जो एनोड है इसको हम लोग ना धनात्मक इलेक्ट्रोड कहेंगे और ये आपका हो गया ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और देखिए चीनी की जगह पे ना यहाँ पे नमक ले लेते हैं, नमक यानी NaCl। और आपको पता है कि नमक को जब जल में हम लोग घुलाते हैं तो जल में घुलने के बाद वो क्या होता है, अपने आयनों में टूटता है। कौन से आयन में, धनायन और ऋणायन में। तो देखिए Na+ और Cl-, ये आपका क्या हो गया, धनायन हो गया, जिसको कि आप क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं। और ये आपका क्या हो गया, ऋणायन हो गया, जिसे आप क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। तो देखिए इसी के ऊपर निर्भर करता है आपका परिभाषा किसका, इलेक्ट्रोड का, कि वैसे इलेक्ट्रोड जिसके तरफ धन आयन आकर्षित होते हैं, यानी आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक भाग से ये जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर भी
ऋणात्मक आवेश आएगा तो ये धन आयन जिस इलेक्ट्रोड के तरफ आकर्षित होंगे उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे, क्योंकि केटायन से बनता है कैथोड। ध्यान दीजिएगा, केटायन से बनता है कैथोड, यानी कि वैसे इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ केटायन अट्रैक्टेड होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, केटायन कैथोड कहेंगे। और देखिए यहाँ पे इस धनात्मक भाग से जुड़े होने की वजह से इसके ऊपर भी धनात्मक आवेश आ गया, तो ऋणात्मक आवेश वाले जो ये ऋण आयन है वो इसकी तरफ आकर्षित होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसे इलेक्ट्रोड जिसके तरफ एनायंस अट्रैक्ट होते हैं, एनायंस आकर्षित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। देखिए एनायन से बन रहा है एनोड और केटायन से बन रहा है कैथोड, यानी कि एनायन जिसके तरफ आकर्षित हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे, और केटायन जिसके तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। और ये एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा चलिए यहाँ लिखते नहीं है, एनोड को हम यहाँ लिख लेते हैं, एनोड इसे क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। और कैथोड को क्या कहेंगे हम, या पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। किसके लिए, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं। अब गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो वहां पे ये पूरी तरह से बदल जाता है, तो आपको याद नहीं रखने की जरूरत होगी कि कौन सा ये कैथोड है, कौन सा एनोड है, या फिर कैथोड और एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, उसके कॉन्सेप्ट में आपको जाना है। कॉन्सेप्ट आपका ये कहता है कि वैसा इलेक्ट्रोड जो एनायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा वो एनोड कहलाएगा, और वैसा इलेक्ट्रोड जो केटायन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, कैथोड कहलाएगा। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वैसे इलेक्ट्रोड जो एनायन यानी नेगेटिव आयन को अपने तरफ आकर्षित करता है उसे धनात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में यानी कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के बारे में क्या लिखेंगे, वैसे इलेक्ट्रोड जो केटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपने तरफ आकर्षित करता है उसे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको हम बताएंगे कि कैथोड और एनोड
ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा कि धनात्मक इलेक्ट्रोड होगा, ये डिपेंड करेगा सेल के ऊपर, चाहे तो वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। तो वहां जब हम आएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोग ये समझिएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, देखिए हमेशा कंफ्यूजन होता है बच्चों को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑलवेज उसे कहेंगे जिसके तरफ एनायन आकर्षित होंगे, ठीक है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसको कहेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमेशा उस पदार्थ को कहेंगे जिधर की केटायंस यानी कि धन आयन आकर्षित होते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, और नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसे हम वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो चलिए वैद्युत अपघटन के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। क्योंकि देखिए आपके सिलेबस के अनुसार से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रो रसायन में फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, खास करके फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो पहले तो ये समझते हैं कि वैद्युत अपघटन होता क्या है। तो वैद्युत अपघटन जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, तो आज हम डिफाइन करेंगे वैद्युत अपघटन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। चलिए वैद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग इस डायग्राम से ना एकदम पूरी तरह से फेमिलियर हो जाइए, एकदम अच्छे तरह से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डायग्राम है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अभी हम आपको बताएंगे कि वैसा सेल जिसमें कि एक ही बर्तन में इलेक्ट्रोड के रूप में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक साथ मौजूद होता है, और जो कि विद्युत क्या करता है कि संचयित करता है रासायनिक ऊर्जा को, और उस रासायनिक ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं कि उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जितने भी बैटरी देखे हैं, खास करके पेंसिल बैटरी हो, जैसे आपका ये पेंसिल बैटरी है, या फिर हम बात करें तो रेडियो में उपयोग आने वाले बैटरी हैं, या फिर शुष्क जितने भी बैटरी हैं, ड्राई सेल जितने भी हैं, या फिर जब आप इन्वर्टर बैटरी से विद्युत धारा को क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे होते हैं, बिजली चली जाती है, उसके बाद इन्वर्टर ऑन करते हैं, विद्युत धारा आपको मिलती है। तो क्या है कि उस सारे सेल को हम लोग कौन सा सेल कहेंगे, या फिर ऐसा आप कह सकते हैं उसे जब आप बैटरी का चार्जिंग का कंडीशन होता है, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे होते हैं आप अपने इन्वर्टर बैटरी में, तो उस कंडीशंस को उस तरह की अवस्था में वो क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो अभी हम बात करेंगे, उसके पहले हम आपको बताते हैं वैद्युत अपघटन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका बैटरी का धनात्मक भाग है, ये बैटरी का ऋणात्मक भाग है।
यानी बैटरी से हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे। और यहाँ पे आपने छोटे क्लास में यानी क्लास 8, 9, 10 कहीं भी इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में यानी कि वैद्युत अपघटन के बारे में पढ़ा होगा, और वहाँ पे आपको बताया गया होगा जल का वैद्युत अपघटन, जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, यानी कि जल का अपघटन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जल ले रहे हैं, जल के रूप में क्या, H2O। हमने H2O लिया है, H2O लेने के बाद अब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। और आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होता है, धनात्मक भाग से ऋणात्मक भाग की तरफ। तो चलिए विद्युत धारा आपका यहाँ प्रवाहित हो गया। और देखिए अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, इस तरह के सेल की बात करें, तो आपको एकदम आसानी से समझना है कि बैटरी के धनात्मक भाग से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग एनोड कहेंगे, और बैटरी के ऋणात्मक भाग से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। एनोड हमेशा पॉजिटिव होगा यानी धनात्मक होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और कैथोड हमेशा ऋणात्मक होगा किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब यहाँ पे जल है, आपके पास H2O है। अब क्या कर रहे हैं आप, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो देखिए जब आप ये विद्युत धारा यहाँ प्रवाहित कर रहे हैं, देखिए तो जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये विद्युत धारा आ गया किसमें, जल में। और जल में आने के बाद ये जल को दो भागों में विभक्त करता है। ध्यान से समझिएगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जल का अपघटन करेगा यानी जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा, यानी जल को दो भागों में बांटेगा, किसमें, H+ और OH- में। ये H+ जो है वो H2O के साथ जुड़कर क्या बना देता है, H3O+ बना देता है, और ये क्या हो जाता है, OH तो ऑलरेडी आपका OH रहता ही है, OH-। यानी कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल दो भागों में विभक्त हो गया। एक धनात्मक भाग में हम देख सकते हैं H3O+ को ऐसे लिखिए, ये धनात्मक भाग, और एक ऋणात्मक भाग में। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दें H+ और OH-, तो अभी हमने आपको बताया था कि धनात्मक भाग किधर जाएगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ, और ऋणात्मक भाग किधर जाएगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस यहाँ जमा होता चला जाएगा, और यहाँ पे क्या जमा होता चला जाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो आपको पता है कि जल किससे बनता है, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जल जो है वो अपने कंपोनेंट में, अपने अवयवों में टूट जा रहा है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, किसकी मदद से, विद्युत धारा की मदद से। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, या फिर वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी यौगिक के द्रवित अवस्था में या फिर जलीय अवस्था में जब उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, और यही आयनों में टूटने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और इसी इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन के बारे में फैराडे ने 1832 ईस्वी में कुछ नियम दिया था, उन्होंने इसके बारे में बताया था 1832 ईस्वी में, जिसे हम लोग कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन को परिभाषित करते हैं।
तो देखिए ये हो गया आपका क्या, वैद्युत अपघटन के बारे में हमने बताया कि जल का एक उदाहरण लिया कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है कि जल अपने अवयवी कणों यानी जिससे वो बना है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। पहले तो आयन में टूटेगा H+ आयन और OH- आयन में। H+ आयन बहुत ही जल्दी जल के अणु के साथ प्रतिक्रिया कर स्टीरियो प्लस आयन बनाता है। तो प्रक्रिया क्या हो रही है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे प्रक्रिया कैसी हो रही है, कैथोड पे H+ आयन इलेक्ट्रॉन 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर H2 गैस में परिवर्तित कर जा रहा है, जबकि एनोड पे 2OH- जो है वो ऑक्सीजन गैस 2 H+ आयन दे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और अब ये H+ आयन फिर यहाँ आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित कर जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे अपने नोटबुक में। ये यहाँ वैद्युत अपघटन यहाँ हो गया, ये चित्र के साथ इसको नोट करेंगे, कैथोड पे होने वाली प्रक्रिया को, एनोड पे होने वाली प्रक्रिया को, और इस वैद्युत अपघटन को आप लोग नोट करेंगे। ये आपका शुरुआत हो गया वैद्युत अपघटन का। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि फैराडे का नियम, फैराडे ने ही बताया था वैद्युत अपघटन के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फैराडे के 2 नियम उन्होंने दिए थे वैद्युत अपघटन के बारे में। फैराडे का प्रथम नियम, वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो हम लोग कल की क्लास में फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ेंगे। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले एग्जामिनेशन में 2021 का जो एग्जामिनेशन है उसमें सामान्यतः फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं समझ में आई तो उसके बारे में आप बताएंगे, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। ओके, दैट्स ऑल।